आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी रेमेडी के बारे में है जो विरोधाभासों से भरी हुई है। इसका नाम है नक्स मुस्केटा यानी जायफल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे एक पहेली की तरह पेश करते हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान को हर वक्त नींद आती है पर वो हिस्टीरिया के दौरे में हंसता और रोता भी है। हाँ, और जहाँ मुंह इतना सूखा है कि जुबान तालू से चिपक जाए। लेकिन प्यास का नामो निशान नहीं। बिल्कुल। और एक पेट जो हर चीज को गैस में बदलकर बस फटने को तैयार है। तो आज हमारा मिशन है इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़ना और नक्स मुस्केटा के असली किरदार को समझना। इसकी पहचान क्या है और ये अपने जैसे दिखने वाली दूसरी रेमेडीज के धोखे से कैसे बचा जाए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इसके सबसे बड़े सुराख से, एक ऐसी नींद जो किसी भी पल कहीं भी आ सकती है। बिल्कुल, ये कोई आम थकावट वाली नींद नहीं है, ये एक जबरदस्त मतलब अनियंत्रित नींद है। अनियंत्रित? हाँ, स्रोत बताते हैं कि मरीज खाते खाते, बात करते करते या अपना काम करते हुए अचानक सो जाता है। कहीं भी। ये लगभग नार्कोलेप्सी जैसा लगता है। और जैसा आपने कहा, इसके साथ दो और स्तंभ हैं जो इसकी पहचान बनाते हैं। वो सूखापन और बेहोशी। हाँ, एक तो बिना प्यास के मुंह का अत्यधिक सूखापन और दूसरा बार बार बेहोश हो जाने की प्रवृत्ति। ये तीनों मिलकर इसकी एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे भूलना मुश्किल है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है ये स्वप्न जैसी स्थिति। हाँ। क्या इसका मतलब यह है कि मरीज को असलियत और सपने में फर्क महसूस नहीं होता? ये सुनने में तो काफी अजीब और थोड़ा डरावना भी लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। स्वप्न जैसी स्थिति का मतलब है कि मरीज जब जागा हुआ होता है तब भी वो एक धुंध में रहता है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में है, चीजें उसे असली नहीं लगती। हाँ। स्रोत बताते हैं कि पढ़ते या लिखते समय उसके विचार अचानक गायब हो जाते हैं, दिमाग एकदम खाली हो जाता है। तो ये जो नींद है ये सिर्फ आंखों में नहीं है, ये पूरे नर्वस सिस्टम पर छा गई है। अच्छा। तो ये जो हिस्टीरिया जैसे लक्षण हैं, अचानक मूड बदलना, कभी जोर जोर से हंसना, कभी रोना, क्या ये सब उसी एक बड़ी नींद का या कहें कि नर्वस सिस्टम की सुस्ती का हिस्सा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा। जब नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता, जब वो सो रहा होता है, तो वो भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। ओके। इसलिए छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। जरा सा दर्द हुआ या खून देख लिया और मरीज बेहोश हो गया, पेट में थोड़ी गैस बनी और बेहोशी छा गई। तो ये शरीर का नियंत्रण खो देने जैसा है। हाँ, क्योंकि जो सिस्टम इसे चला रहा है वो खुद ही अर्धनिद्रावस्था में है। अब आते हैं उस विरोधाभास पर जो मेरे दिमाग को सबसे ज्यादा उलझा रहा है। अत्यधिक सूखापन लेकिन प्यास का ना होना। जी। जबान तालू से चिपक रही है पर पानी पीने का ख्याल तक नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? ये तो शरीर के सबसे बुनियादी नियम के खिलाफ है। और यही इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है, इसका कॉलिंग कार्ड। नक्स मुस्केटा शरीर के ऑटो रिस्पॉन्स को मानो सुला देता है। आमतौर पर जब शरीर में पानी कम होता है तो रिसेप्टर्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और हमें प्यास लगती है। हाँ। लेकिन यहाँ वो पूरा सिग्नलिंग सिस्टम ही बंद पड़ा है। मुंह सूख रहा है पर दिमाग को प्यास का सिग्नल भेजने की ऊर्जा या चेतना ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है। नहीं, ये पूरे नर्वस सिस्टम की कहानी है जो अपनी ड्यूटी भूल चुका है। पेट के मामले में भी ये रेमेडी कम नाटकीय नहीं है। स्रोतों में लिखा है कि हर तरह का खाना गैस में बदल जाता है और पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। हाँ, और ये कोई मामूली सूजन नहीं है। मरीज को सच में ऐसा महसूस होता है कि पेट फट जाएगा। सच में? हाँ, ये एक बहुत तीव्र और दर्दनाक एहसास होता है। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि डायफ्राम पर असर डालता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कई बार यही दबाव बेहोशी का कारण भी बन जाता है। एक मिनट, पाचन से जुड़ा एक और अजीब लक्षण है, नरम मल जिसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये फिर से उल्टा लग रहा है। मेरा दिमाग तो यही कहता है कि कब्ज का मतलब सख्त मल होना चाहिए। ये कैसे काम करता है? ये एक और बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नक्स मुस्केटा शरीर के सामान्य कामकाज को ठप कर देता है। अच्छा। यहाँ समस्या मल की सख्ती में नहीं है, बल्कि मलाशय की मांसपेशियों की कमजोरी में है। आंतों में मल को आगे धकेलने की जो ताकत होती है, पेरिस्टोलिसिस। हाँ, पेरिस्टोलिसिस, वो लगभग खत्म हो चुकी होती है। मांसपेशियां इतनी सुस्त और निष्क्रिय है कि वे नरम मल को भी बाहर नहीं निकाल पाती। तो फिर से वही तंत्र का संबंधी कमजोरी की तरफ इशारा करता है जो इस रेमेडी का केंद्र है। इसमें महिलाओं से जुड़े कुछ लक्षणों का भी जिक्र है और दिल के लक्षणों का भी,
क्या ये भी उसी केंद्रीय थीम से जुड़े हैं? बिल्कुल। महिलाओं में मासिक धर्म का अनियमित होना, खासकर ठंड लगने या भीगने के बाद, गर्भावस्था में अत्यधिक पेट फूलना, दिल के मामले में धड़कन का बढ़ना और ऐसा महसूस होना जैसे दिल कांप रहा हो। ओह, ये सब एक अति संवेदनशील और कमजोर नर्वस सिस्टम के लक्षण हैं, जो जरा से भी बदलाव को झेल नहीं पाता। इसकी तकलीफें ठंडी, नम हवा से बढ़ती हैं और गर्म, सूखे मौसम में राहत मिलती हैं, जो इसके मिजाज को और साफ करता है। तो हमने नक्स मॉस्केटा की अपनी एक तस्वीर बना ली है, एक ऐसा किरदार जो नींद में है, भ्रमित है और जिसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन असली पहचान तो तब होती है जब इसे इसके जैसे दिखने वाले दूसरे किरदारों के साथ खड़ा किया जाए। सही बात है। स्रोत हमें 3 नर्वस रेमेडीज की एक तिकड़ी से मिलवाते हैं, इग्नेशिया, मॉस्कस और नक्स मॉस्केटा। हाँ, और ये रिकड़ी बहुत दिलचस्प है क्योंकि तीनों में हिस्टीरिया और नर्वस सिस्टम से जुड़े लक्षण प्रमुख हैं। तो इन्हें अलग कैसे करें? इन्हें अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पूछें, इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक मरीज है जिसमें हिस्टीरिया के लक्षण हैं। हम कैसे तय करेंगे कि उसे इन तीनों में से कौन सी रेमेडी चाहिए? इग्नेशिया से शुरू करते हैं। इग्नेशिया की कहानी लगभग हमेशा किसी गहरे दुख, शोक या भावनात्मक झटके से शुरू होती है। जैसे किसी अपने को खो देना? हाँ, या दिल टूटना। इसकी पहचान है विरोधाभास। विरोधाभास? हाँ, मरीज को गले में एक गांठ महसूस होती है, लेकिन कुछ निगलने पर वह बेहतर महसूस होती है। दुख में उसे हंसी आ सकती है। तो जब भी आपको दुख और विरोधाभासी लक्षण एक साथ दिखें, तो सबसे पहले इग्नेशिया का ख्याल आता है। ठीक है, तो इग्नेशिया का ट्रिगर दुख है। अब मॉस्कस के बारे में क्या? उसका मुख्य किरदार क्या है? मॉस्कस का मुख्य किरदार है बेहोशी। बेहोशी तो नक्स मॉस्केटा में भी है। पर मॉस्कस में एक बहुत ही नाटकीय और अचानक होने वाली बेहोशी है, और इसके साथ शरीर का बर्फीला ठंडा पड़ जाना। बर्फीला ठंडा? हाँ, इतना ठंडा होता है कि छूने पर भी महसूस हो। मॉस्कस का मरीज ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर सकता है, उसे लग सकता है कि वो मरने वाला है। तो यहाँ बेहोशी और शरीर का ठंडा पड़ना मुख्य सुराग है। और फिर आती है नक्स मॉस्केटा। तो अगर कोई मरीज बार बार बेहोश हो रहा हो, तो हम मॉस्कस और नक्स मॉस्केटा में फर्क कैसे करेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। दोनों में बेहोशी है, लेकिन हम पूछेंगे बेहोशी के अलावा और क्या हो रहा है। अच्छा। मॉस्कस में आपको अत्यधिक ठंडक मिलेगी, जबकि नक्स मॉस्केटा में बेहोशी के साथ साथ आपको वो जबरदस्त नींद और बिना प्यास वाला सूखापन? हाँ, वो जरूर मिलेगा। नक्स मॉस्केटा की बेहोशी अक्सर पेट फूलने की वजह से होती है, जबकि मॉस्कस की बेहोशी ज्यादा नाटकीय और तंत्रिका संबंधी होती है। तो एक की कहानी दुख से, दूसरे की बेहोशी और ठंडक से, और तीसरे की नींद और सूखेपन से। ये बहुत ही साफ तरीके से समझ में आ गया। अब उस तुलना पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा काम की है, क्योंकि ये एक बहुत ही आम समस्या से जुड़ी है, पेट फूलना। बिल्कुल। यहाँ नक्स मॉस्केटा के सामने 2 और बड़े नाम हैं, लाइकोपोडियम और कार्बोवेज। यहीं पर असली गुत्थी उलझती है। बिल्कुल, क्योंकि तीनों ही पेट फूलने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से देखें, तो हर एक के पेट फूलने का अंदाज, उसकी वजह और उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा है जैसे 3 अलग अलग तरह की मशीनें खराब हो गई हैं और तीनों ही शोर कर रही हैं, लेकिन खराबी अलग अलग जगह पर है। तो चलिए इन मशीनों को एक एक करके समझते हैं। अगर पेट फूलना एक समस्या है, तो नक्स मॉस्केटा को हम कैसे समझेंगे? शायद एक प्रेशर कुकर की तरह, जो कभी सीटी नहीं बजाता, बस फटने का इंतजार करता है। ये बेहतरीन एनालॉजी है। नक्स मॉस्केटा बिल्कुल वैसा ही है। पेट पूरी तरह गैस से भर जाता है, हरने वाला गैस बनता है, दबाव बढ़ता रहता है, लेकिन डकार या गैस पास होने से कोई राहत नहीं मिलती। और इस प्रेशर के साथ मरीज नींद में और भ्रमित रहता है, और उसकी मुख्य पहचान वही है, बिना प्यास के मुंह का सूखापन। ठीक है, तो एक प्रेशर कुकर। हाँ। अब कार्बोवेज की कहानी क्या है? वो किस तरह की मशीन है? कार्बोवेज एक ऐसी मशीन है जिसकी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है, जीवन शक्ति बहुत कम हो गई है। अच्छा। इसका पेट ऊपरी हिस्से में फूलता है, जो डायाफ्राम और दिल पर दबाव डालता है। मरीज की त्वचा ठंडी पड़ जाती है, सांसें गर्म होती हैं और वो ढहने की स्थिति में होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान? इसकी सबसे बड़ी पहचान है हवा की भूख। वो चाहता है कि कोई इसे लगातार पंखा झेले, चाहे कमरा कितना भी ठंडा क्यों ना हो। पंखा? हाँ, ये शरीर की ऑक्सीजन पाने की एक डेस्परेट कोशिश है। तो ये एक पुराने टायर की तरह है, जिसमें से धीरे धीरे हवा निकलती रहती है और सिस्टम बस बंद होने वाला है। और तीसरा किरदार है लाइकोपोडियम। उसका अंदाज क्या है? लाइकोपोडियम इन दोनों से बहुत अलग है। ये एक फर्मेंटेशन टैंक की तरह है जो लगातार काम कर रहा है। फर्मेंटेशन टैंक? बिल्कुल।
गैस मुख्य रूप से पेट के निचले हिस्से में बनती है। इसका क्लासिक संकेत है कि तकलीफें शाम 4 से 8 बजे के बीच बढ़ जाती हैं। एक खास समय पर। बिल्कुल। मरीज को भूख लगती है, लेकिन 1-2 निवाले खाते ही पेट भर जाता है और भारीपन महसूस होता है। साथ ही उसके पेशाब में अक्सर लाल रेत जैसे कण दिखते हैं। तो ये सिस्टम के ढहने की कहानी नहीं है? नहीं, ये कमजोर और धीमी पाचन प्रक्रिया की कहानी है। तो अगर हम इसे समेटें तो क्लिनिकल तौर पर अंतर बहुत साफ है। नक्स मस्केटा में पेट का फूलना एक नर्वस सिस्टम की समस्या है। हाँ, जिसके साथ नींद और सूखापन है। कार्बोवेज, वो जीवन शक्ति की कमी है जहां शरीर ठंडा है और हवा के लिए तड़प रहा है। बिल्कुल। और लाइकोपोडियम, वो एक पाचन तंत्र की कमजोरी है जो एक खास समय पर बढ़ती है और कुछ निवालों में ही पेट भर जाता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। डकार के मामले में भी अंतर है। अच्छा, वो कैसे? नक्स मोस्केटा में राहत नहीं मिलती। कार्बोवेज में बार बार खट्टी डकारें आती हैं जिनसे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, और लाइकोपोडियम में भी डकार आती है, लेकिन पूरी राहत नहीं मिलती और गैस अक्सर नीचे की तरफ से पास होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि नक्स मोस्केटा की अपनी एक अलग ही दुनिया है। ये सिर्फ लक्षणों का एक गुच्छा नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है। हाँ, एक ऐसे नर्वस सिस्टम की कहानी जो सो गया है और शरीर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ये लाइकोपोडियम के समय आधारित लक्षणों या कार्बोवेज की हवा की भूख से बिल्कुल अलग है। हमने पहेली के टुकड़ों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बना ली है। बिल्कुल। हर रेमेडी का अपना एक व्यक्तित्व है। नक्स मोस्केटा की कहानी नींद, सूखेपन और एक अति संवेदनशील तंत्रिका तंत्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो जरा से दबाव में बिखर जाता है। और ये सब एक ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण सवाल को जन्म देता है। वो क्या है? कैसे एक ही लक्षण जैसे पेट का फूलना अलग अलग रेमेडीज में इतने भिन्न कारणों और पूरे शारीरिक अवस्था से जुड़ा हो सकता है। सही बात है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या को सिर्फ एक लक्षण के तौर पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के पूरे संदर्भ में देखना कितना जरूरी है। मतलब हमें ये पूछना होगा कि क्या पेट का फूलना पाचन की समस्या है, नर्वस सिस्टम की समस्या है, या जीवन शक्ति के खत्म होने का संकेत है। ये एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सकता है।